वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ए के कश्यप। बिहार स्टेट 2023 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही इसी चैनल में बिहार स्टेट 2023 से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है। आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, तो जरूर प्लेलिस्ट का प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर ये दोनों को आप जरूर कंप्लीट करें। साथ ही साथ 7th फेज बिहार शिक्षक बहाली जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया, तो उसका भी प्लेलिस्ट है सब्जेक्ट वाइज क्लास। तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा। आज इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर देखेंगे। आपके जो सब्जेक्ट आधारित जो सिलेबस दिए गए हैं उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के फाइनल वीडियो में सोशल साइंस वाले पार्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखेंगे। चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह, कौन सा विद्रोह? हो विद्रोह। सिंहभूम जिला कहाँ है? ये झारखंड में है। राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा किया गया था। हो विद्रोह सिंहभूम जिला में राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह 1831 में मुंडा उरांव और अन्य जनजातियों के विद्रोह थे। कोल विद्रोह में कौन कौन सहयोगी थे? मुंडा उरांव और अन्य जनजाति सहयोगी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मानकी और महतो अंग्रेजों के मददगार थे। मानकी व्यवस्था जो था ये झारखंड यानी आदिवासी क्षेत्रों में बना रहा था। तो मानकी व्यवस्था जो क्या था, ये मानकी और महतो कौन थे? अंग्रेजों के मददगार थे जो बाद में जमींदार बने। तो इनका विरोध किसके द्वारा किया जाता था? इनका विरोध आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता था। किनका? मानकी महतो व्यवस्था को। तो इसके लिए एक पद सृजन किया गया। उस पद का नाम था पाहन। क्या नाम था? पाहन। पाहन पद का काम क्या था? ये निरपेक्ष कार्यों को करता था। कौन से कार्यों को? निरपेक्ष कार्यों को। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करता था आदिवासी जनसमूह के लोगों के लिए। अब ये जो देखिए कि मानकी और महतो व्यवस्था था तो कोलों ने इसका विरोध किया था। कोल विद्रोह जो 1831 में हुआ था जिसमें मुंडा उरांव और संथाली लोग भी शामिल हुए थे, तो मानकी और महतो व्यवस्था का किसने विरोध किया था? कोलों ने विरोध किया था। अब चलिए आगे देखिए कि भूमिज विद्रोह, कौन सा विद्रोह है? भूमिज विद्रोह। ये बीरभूम जिला में हुआ था। बीरभूम जिला में, कौन से जिला में? बीरभूम जिला में। और इसके करने वाले कौन थे? गंगा नारायण। ये कहाँ पे? बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। तो गंगा नारायण के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह बीरभूम जिला में कब किया गया था? 1932 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दामन एको। दामन एको का क्षेत्र किसे कहा जाता है? दामन एको को राजमहल क्षेत्र कहते हैं। दामन एको को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? राजमहल का क्षेत्र कहते हैं। दामन एको को राजमहल का क्षेत्र कहते हैं। और ये इलाका कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर जिले को दामन एको कहा जाता है। बिहार के भागलपुर जिले को दामन एको कहा जाता है। सिन्हू और कान्हू, कान्हू चांद और भैरव ये चार भाई थे और इन लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो सिन्हू जो थे ये सबसे बड़े भाई थे। तो सिन्हू ने स्वयं को क्या कहा था? ठाकुर का अवतार घोषित किया था। सिन्हू ने स्वयं को ठाकुर का अवतार घोषित किया था यानी ईश्वरीय अवतार बताया था। सतयुग की राज्य को स्थापित करे और न्याय और धर्म की राज्य को स्थापित करे, ये किसका कथन था? ये सिन्हू और कान्हू का कथन था। किसका कथन था? सिन्हू और कान्हू का कथन था। सतयुग की राज्य को स्थापित करे, न्याय और धर्म की राज्य को स्थापित करे, ये सिन्हू और कान्हू का कथन था। सिन्हू, कान्हू और चांद और भैरव ये आदिवासी जनजाति समूह से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे चलिए देखिए यहाँ पे, आगे देखते हैं यहाँ पे कि संथाल विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था? संथाल विद्रोह जो हुए थे इसके मुख्य कारण क्या थे? सिन्हू और कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह से ही जुड़े हुए थे। तो संथाल विद्रोह का मूल कारण क्या था? भागलपुर से बर्धमान तक, बर्धमान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भागलपुर से बर्धमान तक जो रेल परियोजना चल रहे थे उसका अंग्रेजों के द्वारा जो चलाया जा रहा था, तो इसी के कारण इन लोगों ने क्या किया था? संथाल विद्रोहियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। किसके कारण? भागलपुर से बर्धमान तक रेल परियोजना के कारण। इस रेल परियोजना में उनके रहने वाले जंगलों से रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे। साथ ही साथ उस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी जिससे उन लोगों की अपने वजूद पे संकट आने लगा था। इस कारण से उन लोगों ने बर्धमान और भागलपुर रेल परियोजना का विरोध किया था। इसमें एक दरोगा मारा गया था जिसका नाम था महेश लाल। ये अंग्रेजी दरोगा था, अंग्रेजी शासन का दरोगा था।
महेशलाल, इसको मार दिया गया था संथालियों विद्रोहियों के द्वारा। आदिवासी क्षेत्रों में दीकू किसे कहते थे? दीकू कौन होते थे आदिवासी क्षेत्रों में? आदिवासी क्षेत्रों में दीकू होते थे जो गैर आदिवासी होते थे, जो गैर आदिवासी, जो गैर आदिवासी होते थे उसे क्या कहते थे? दीकू कहते थे। कहां पे? आदिवासी क्षेत्रों में जो गैर आदिवासी, तो ये गैर आदिवासी करते क्या थे? तो गैर आदिवासी क्षेत्र में खेती के लिए जाते थे, वहां पे व्यवसाय के लिए जाते थे और जाकर वहां पे क्या करते थे? अपने आप को वहां पे स्थापित करते थे आदिवासी क्षेत्रों में। लेकिन आदिवासी समुदाय के द्वारा उन्हें क्या कहा जाता था? दीकू कहा जाता था। कौन सा विद्रोह, सिपाही विद्रोह, कौन से विद्रोहियों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में साथ दिया था? तो संथालियों ने। किसने? संथालियों ने। संथालियों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में, संथालियों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में संथालियों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में विद्रोहियों का क्या किया था? साथ दिया था। एक देखिए यहां पे कि जब ये संथालियों ने 1857 के विद्रोह में साथ दिया तो हुआ क्या कि जो आदिवासी क्षेत्र है उस पर सीधे गवर्नर का शासन होगा। किसका शासन होगा? गवर्नर का शासन होगा। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसी तरीके से आदिवासी जनसमूह के क्षेत्रों को गवर्नर के शासन से डायरेक्ट अटैच कर दिया गया। तो इसको लेकर एक कानून पास हुआ 1885 में। 1885 में एक अधिनियम आया जिसमें धारा 37 में पारित किया गया। क्या पारित किया गया? ये बात को धारा 37 में पारित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो संथालियों के समर्थन में था, वो शासन कहां से नियंत्रित होने लगा? वो सीधे नियंत्रित होने लगा गवर्नर से। अब आइए बिरसा मुंडा, आपके सिलेबस में बिरसा मुंडा का जिक्र है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलियातू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उलियातू। उलियातू ये गांव है, उलियातू गांव में हुआ था। ये उलियातू कहाँ, अब वर्तमान में कहाँ पे है? खूंटी जिला में है। कहाँ पे है? खूंटी जिला में। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जो नया डिस्ट्रिक्ट बना था रांची से अलग होकर, तो ये जिला का नाम क्या है? खूंटी जिला। बिरसा मुंडा को रांची जेल में ये क्या किए थे? पहले ये जो थे ईसाई धर्म को अपनाए हुए थे। बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को अपनाए हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर ये लोगों ने अपने जो ईश्वर सिंहबोंगा थे, कौन से ईश्वर? सिंहबोंगा की उपासना करने लगे थे। किसकी उपासना? सिंहबोंगा की उपासना करने लगे थे। ठीक है, कि कौन? बिरसा मुंडा। और स्वयं को इन्होंने क्या कहा था? स्वयं को इन्होंने भी भगवान का अवतार माना था, अपने ईश्वर का अवतार माना था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को रांची जेल में 3 मार्च 1900 को बंद किया गया था। 3 मार्च 1900 को बंद किया गया था बिरसा मुंडा को। किस जेल में? रांची जेल में। जून 1900 में हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गए थे। जून 1900 में हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये 1914 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह 1914 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ था। मुंडा विद्रोह से संबंधित थे और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ताना भगत आंदोलन सहभागी था। ताना भगत आंदोलन महात्मा गांधी के काफी करीब थे। महात्मा गांधी के कहने पर इस आंदोलन के जो भी समर्थक थे उन लोगों ने मुख्यतः शराबबंदी को सबसे प्रभावी रूप से लागू किया था अपने जीवन में। कौन से? ताना भगत आंदोलन के जो समर्थन थे, महात्मा गांधी के कहने पर इन लोगों ने शराब को छोड़ दिया था। मरियाह प्रथा। मरियाह प्रथा क्या है? मानव बलि है। मानव बलि प्रथा एक जनजाति था, कंध जनजाति। ये कंध जनजाति कहाँ था? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में जनजाति। तो अपने रुके हुए कार्यों को मनवाने के लिए ये लोग अपने ईश्वर के सामने बलि देते थे, और बलि देने की यह प्रथा क्या कहलाता था? मरियाह प्रथा कहलाता था। किस जनजाति में? कंध जनजाति में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना था बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर। बिरसा मुंडा का जन्म तिथि कब है? बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है 15 नवंबर को। तो इसी कारण से बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया और बिरसा मुंडा के जन्म के उपलक्ष्य पे झारखंड बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ था। खेतिहर मजदूर और ग्रामीण भारत, ये आपका एक सिलेबस भी है। तो इसमें भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, और कुल भूभाग का 51% लोग भूमि पर क्या होता है? 51% लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। यहाँ पे जो खेती जो आता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। तो 51% जनसंख्या क्या करता है? बिहार का खेती करता है। बचा हुआ 49% लोग क्या करता है? ये 2 सेक्टर में बट जाते हैं।
द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में, जिसमें औद्योगिकीकरण, उद्योग और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, विश्व का 11% जो भूभाग है उसमें भारत के, विश्व के कुल भूभाग का 11% भूभाग पे भारत में खेती होता है। तो भारत में कितने प्रतिशत, विश्व के कुल भूभाग का 11% भूभाग पर क्या होता है, खेती होता है। चलिए नेक्स्ट, भदई फसल। भदई फसल कब बोया जाता है, जुलाई से अगस्त महीने में बोया जाता है। अगहनी फसल, अगहनी फसल में कौन कौन आता है, धान, आलू, तिलहन, सब्जी और गन्ना, ये सभी क्या है, अगहनी फसल है। रबी फसल में कौन आता है, रबी फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है। कभी कभी फसल से संबंधित उसके उत्पादन होने वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उससे भी पूछ देते हैं। जैसे इस बार पूछा था तरबूज, ककड़ी, खीरा के, तरबूज, ककड़ी और तरबूज और ककड़ी के बारे में। प्राथमिक शिक्षक बहाली जो प्रथम फेज बीपीएससी हुआ था उसमें पूछा था कि ये कौन सी फसल में आता है। तो कभी ये ध्यान रखिएगा कि अगहनी फसल में क्या आता है, धान, आलू, तिलहन, सब्जी और गन्ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल भी कहते हैं। ठीक है, भदई फसल क्या हो गया, जुलाई से अगस्त महीने में जो बोया जाता है उसे भदई फसल कहते हैं। चाय मटर, रबी फसल में क्या आ जाएगा, अक्टूबर से नवंबर। चाय, मटर, सरसों, अरहर रबी फसल में आता है। अब देखिए गर्मा फसल, गर्मा फसल में चना, तरबूज, ककड़ी, प्याज, ये सभी क्या है, गर्मा फसल है। बिहार की जलवायु कैसा है, बिहार की जलवायु अगर पूछे तो बिहार की जलवायु आर्द्र उष्ण है। बिहार की जलवायु कैसा है, आर्द्र उष्ण है। बिहार की जलवायु कैसा है, आर्द्र उष्ण है। बिहार का प्रमुख फसल कौन है, चावल है। और बिहार की मिट्टी कैसी है, तो बिहार की मिट्टी दोमट मिट्टी है। सर्वाधिक धान की खेती बिहार के किस जिले में होती है, तो रोहतास जिले में होती है। किस जिले में होती है, रोहतास जिले में होती है। सर्वाधिक धान की खेती कहाँ होती है, रोहतास जिले में। धान की खेती के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, धान की खेती के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो धान की खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तो पहले तो कि धान की खेती जो होती है वो कौन सी खेती होती है, खरीफ खेती। तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। बिहार का दूसरा फसल कौन है, खाद्यान्न फसल, गेहूं है। बिहार का दूसरा खाद्यान्न फसल गेहूं है। और गेहूं उष्ण कटिबंधीय में इसकी पैदावार अच्छे होते हैं। गेहूं की पैदावार किस कटिबंध में अच्छे होते हैं, उष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। गेहूं के लिए हल्की दोमट मिट्टी आवश्यक है। गेहूं के लिए हल्की दोमट मिट्टी क्या है, आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं वन लाइनर में। गेहूं के उत्पादन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। आगे चलिए, गेहूं के उत्पादन में रोहतास का स्थान प्रथम है। गेहूं के उत्पादन में रोहतास का स्थान प्रथम है। गेहूं के उत्पादन में रोहतास का स्थान प्रथम है। रोहतास कौन सा स्थान पे, पहले पोजीशन पे है। और मकई जो है सो बिहार का तीसरा महत्वपूर्ण उत्पादन है। पहला पे है कौन, धान, दूसरे पे कौन हो गया, गेहूं, और गेहूं के बाद किसका स्थान है, मकई का स्थान है, जिसे मक्का कहते हैं, मेज कहते हैं। ठीक है, मकई के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता है। देखिए, एक दोमट मिट्टी धान के पैदावार के लिए अच्छा है, दूसरा हल्की दोमट मिट्टी गेहूं के पैदावार के लिए अच्छा है, और नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी मकई के पैदावार के लिए अच्छा है। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे भारत में, तो एम एस स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को, कि फसल चक्र दलहन के पौधों में नाइट्रोजन, इससे खेत में उर्वरा शक्ति मजबूत होता है। ठीक है, मिश्रित खेती क्या है, एक ही समय में एक ही खेत में, एक ही समय में एक ही खेत में, एक ही समय में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल को लगाना, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल को लगाना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रित खेती। अब आइए रोपण खेती। रोपण खेती को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया था। तो रोपण खेती में आता क्या है, तो रबर, चाय, नारियल, सेव, अंगूर, संतरा, ये सभी क्या है, रोपण खेती है। क्या है, रोपण खेती। चलिए आगे देखिए, रोपण खेती का क्षेत्र भारत में कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलई की पहाड़ी और कौडमम की पहाड़ी। ठीक है, यानी दक्षिण भारत से जो संबंधित जो क्षेत्र हैं वे क्षेत्र में क्या है, रोपण कृषि का पैदावार अधिक होता है, जैसे नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम की पहाड़ी प्रमुख हैं। भारत में केला, भारत में केला, भारत में बिहार में केला, बिहार में केला, क्योंकि आपका सिलेबस में दिए हुए हैं केला से भी संबंधित। तो बिहार में केला, हाजीपुर और नवगछिया, नवगछिया कहाँ है, भागलपुर में है। लीची मुजफ्फरपुर, जो शाही लीची के भी नाम से जाना जाता है। लीची मुजफ्फरपुर जो किस नाम से जाना जाता है, शाही लीची के भी नाम से इसे जाना जाता है। शाही लीची के नाम से भी ये विख्यात है। कौन, मुजफ्फरपुर का शाही लीची। आइए अब देखिए कि राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ आपका सिलेबस है, राष्ट्र संघ, क्या सिलेबस है, राष्ट्र संघ, और एक और सिलेबस है संयुक्त राष्ट्र संघ। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है।
राष्ट्रसंघ जो स्थापित हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। कौन से युद्ध के बाद? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। राष्ट्रसंघ जो हुआ था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1920 में स्थापित हुआ था। और जैसे ही संयुक्त पूछेगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त जैसे ही पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1945 में। तो याद रखिएगा कि यहाँ जो प्रथम जो राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था 1920 में, तो वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आगे ऐसा युद्ध न हो, इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना जो किया गया था ये 14 सूत्री एजेंडे पे किया गया था। कितने एजेंडे थे? 14 एजेंडे के मांग के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितने थे राष्ट्र संघ में? 60 थे। कितने थे? 60 थे। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा था। राष्ट्र संघ की जो आम सभा थी उसकी मुख्यालय कहाँ थी? जेनेवा में थी। और यहाँ देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, राष्ट्र संघ जो 1920 में स्थापित हुआ था उसका भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ था? द हेग में। द हेग कौन है? द हेग कहाँ है? ये नीदरलैंड्स की राजधानी है। किसकी राजधानी? नीदरलैंड्स की राजधानी है। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में ही है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए आइए देखिए बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति था, रूस में हुआ था। इसे रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति जिसे रूसी क्रांति भी कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति जिसे रूसी क्रांति भी कहते हैं, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। जिसे रूसी क्रांति कहते हैं ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। जर्मनी जिस पे वर्साई की संधि थोपा गया था, जर्मनी जिस पे वर्साई की संधि थोपा गया था, इस वर्साई की संधि के बाद इसे विदेशी जो भी समझौते या व्यापार थे उससे इसे रोका गया था। लेकिन लोकार्नो की संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा? लोकार्नो की संधि के द्वारा। कब हुआ था लोकार्नो की संधि? 1925 में। इसके तहत जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था। किस संधि के द्वारा? लोकार्नो की संधि के द्वारा 1925 में जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को घोषित हुआ था। अटलांटिक चार्टर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 14 अगस्त 1941 को। मास्को घोषणा अक्टूबर 1943 को आया था। मास्को घोषणा अक्टूबर 1943 को। याल्टा सम्मेलन ये फरवरी 1945 में आया था। कब आया था? फरवरी 1945 में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 सदस्य हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्हें एक अधिकार मिलता है वीटो अधिकार। कौन सा अधिकार? वीटो अधिकार। जिसके संस्थापक कौन थे? 1945 में जो 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इस विश्व युद्ध का जो बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अध्यक्षता अगुवाई में किया गया था। अच्छा, राष्ट्र संघ की स्थापना जो किया गया था वो वुडरो विल्सन के सहयोग से स्थापित किया गया था। वो भी अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, जो वर्तमान में अभी कार्यरत भी है। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक क्या है? जैतून। जैतून जो पेड़ होता है उसका ये प्रतीक। संयुक्त महासंघ में अस्थायी सदस्य होते हैं। ये अस्थायी सदस्यों की संख्या कितने हैं? अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जिनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड में है। चलिए आगे देखिए, इसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेले। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेले थे। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के कितने भाषा है? 6 भाषा, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश और फ्रेंच। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाषा हैं? 6 भाषा, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश और फ्रेंच। ये महत्वपूर्ण अभी हम लोग देखे हैं। इसके साथ ही अभी कंटिन्यू क्लास आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, तो आप लास्ट तक जरूर अगर लास्ट तक बने हुए तो आप न्यू व्यूअर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भी कुछ टॉपिक जो है हिस्ट्री वाले वो सेकेंडरी से रिलेट करते हैं, थोड़ा सा थॉट वगैरह का वहाँ पे विस्तार होता है। तो कोशिश में है कि आपके पीजीटी वाले को भी करवा दिया जाए, लेकिन पहले सेकेंडरी वाले कंप्लीट कर लेते हैं,
क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इस कारण से पहले सेकेंडरी वाले को हम लोग कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं। साइंस और सोशल साइंस बहुत जल्द इसको हम लास्ट करने की कोशिश में हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखते रहिएगा। साथ ही एक एडवाइस कि आप जो भी बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड जुड़े हुए थे पहले से, और वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में अगर एलिजिबल हैं, ठीक है, या जो अभी नए जुड़े हैं, तो वे लोग जरूर इसी चैनल का प्लेलिस्ट में जो बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली से रिलेटेड है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक बना हुआ है, तो वहां पे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो एक बार जरूर उसे वॉच कीजिएगा, साइंस वाले लोग भी और सोशल साइंस वाले लोग भी। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।